कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.4। इसी प्रश्नावली को आज हल किया जाएगा। इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दे दिया गया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। हम लोग को यहाँ पे कुल 4 प्रश्न दे दिए गए है ना। चारों प्रश्नों में यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म आपको दे दिया गया है ना। तो विलोपन विधि से हल करना है। देखिए विलोपन विधि में क्या रहता है ना कि जो भी आपको 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म दे दिए गए हैं ना, यहाँ पे गुणांकों को आपको बराबर करना रहता है। गुणांकों को बराबर करके जोड़ या घटा देंगे तो आपको एक चर का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा उस प्रकार से। और प्रतिस्थापन विधि में हम लोग जानते हैं या तो इस समीकरण से या तो इस समीकरण से। इस समीकरण से x या y का वैल्यू ज्ञात करें तो इस समीकरण प्रतिस्थापित कर दीजिए। यदि इस समीकरण से x या y का वैल्यू ज्ञात करें तो इस समीकरण प्रतिस्थापित कर दीजिए। ठीक है, एक चर का वैल्यू निकल जाएगा और फिर आप किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित करके दूसरे भी चर का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले विलोपन विधि से हल करेंगे और फिर प्रतिस्थापन विधि से, है ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को जो पहला रैखिक समीकरण युग्म दे दिया गया है उसको हम लोग नोट करते हैं। x + y = 5 है और 2x - 3y = 4 है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म जो कि आपको एक दे दिया गया था, x + y = आपको 5 दे दिया गया था और दूसरा आपको दे दिया गया था 2x - 3y = आपको 4 दे दिया गया था। तो चलिए यहाँ पर इसको ना हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको यहाँ पर हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहले हम लोग विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा हल। देखिए तो इसमें हम कुल 2 प्रकार से गुणांक को बराबर कर सकते हैं ना। देखिए यदि आप x का गुणांक इस समीकरण में इसी समीकरण में गुणा करना काफ़ी आसान है। ठीक है, यदि इस समीकरण में आप 2 का गुणा कर देंगे ना तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पर भी 2x हो जाएगा। तो आपको समीकरण को घटाना पड़ेगा, है ना। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, इस प्रकार से कर देंगे। और यहाँ तो आप यदि इस समीकरण को जोड़ना चाहते हैं ना तो देखिए यहाँ पे ऋण 3y है ना, तो यहाँ पर यदि गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर भी 3y हो जाएगा और यहाँ पर भी धन 3y रहेगा और यहाँ पर ऋण 3y। और सिंपली दोनों समीकरणों को आप जोड़ देंगे तो आपका ये वाला पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, y का पद समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आपको x के पद मिलेंगे। तो x का वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 में ना 3 से गुणा ही कर देते हैं। ठीक है, और जोड़ देंगे समीकरण को। ठीक है, लिख देते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3, यहाँ पे x + y है, बाएं पक्ष में भी गुणा कर देंगे, दाहिने पक्ष में भी, है ना, ताकि समीकरण बैलेंस रहे, है ना। दोनों पक्षों में हमने गुणा कर दिया। अब चलिए 3 का यहाँ पे गुणा कर देते, 3 में x का गुणा कर देंगे, 3x हो जाएगा और 3 का यहाँ पे दूसरे पद में करेंगे 3y हो जाएगा बराबर 5 3 15 मिला। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर हम लोग 3 बना देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में ही हमने 3 से गुणा करके इस प्रकार से बना दिया। ठीक है, यह समीकरण 1 का ही दूसरा रूप है। ठीक है, बस इसमें क्या किया गया है, 3 से गुणा कर दिया गया है ना। अब 3 से हम लोग गुणा इसलिए किए ताकि यहाँ पर y का गुणांक बराबर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इस समीकरण को और इस समीकरण को, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 1 नहीं, 1 को हमने बदल कर यहाँ पे 3 कर दिया है। ठीक है, समीकरण 2 और 3 को लिखते हैं, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर। ठीक है, हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2x - 3y = 4 है और इसी में हम लोग इसी समीकरण को जोड़ना चाहते हैं, लिख देते हैं 3x धन 3y बराबर यहाँ पे 15 है। ठीक है, अब सिंपली हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे x के पदों को इसमें साथ में जोड़ेंगे। ठीक है, 2x में और 3x जोड़ देंगे तो आपको 5x मिल जाएगा। ठीक है, 2x में 3x जोड़ दिया गया, 5x मिला और यहाँ पे ऋण 3y है और धन 3y। ठीक है, विपरीत चिन्ह घट गया। ठीक है, 0 हो जाएगा यह। ठीक है, ये पद समाप्त हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ेंगे, दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण 3y और धन 3y ये अविभाजित तो घट के 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि लिखना रहेगा तो +0 लिख सकते हैं। चलिए बराबर इधर, और दाहिने पक्ष में यहाँ पे 15 में 4 जोड़ देंगे, 19 हो जाएगा, 15 4 19। ठीक है, चलिए अब यहाँ से 0 हटा देते हैं, 5x बराबर यहाँ पे 19 मिला हुआ है, यहाँ पे 5 गुणा में है ना, बराबर को उधर भेज देते हैं, भागा में चला जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपको 19/5 मिला। ठीक है, एक चर का तो वैल्यू आपने ज्ञात कर लिया। ठीक, यहाँ पर एक चर का तो वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया, x बराबर 19/5 हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब इसका किसी समीकरण में वैल्यू रखे आप y का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे ना समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करना काफ़ी आसान रहेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू रख देंगे, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, 5 से घटा देंगे तो हम लोग को y का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं x बराबर
19/5 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो x + y = 5 समीकरण नंबर 1। तो x के स्थान पर हम लोग क्या 19/5 प्रतिस्थापित करेंगे और प्लस y = 5 है। अब यहाँ पे प्लस में बराबर को उधर भेज देते हैं, ऋण में चला जाएगा 5 ऋण 19/5 ठीक है, ताकि हम लोग y का वैल्यू ज्ञात कर पाएँ, इसीलिए हमने पक्षांतर कर दिया। y को एक तरफ कर देंगे ठीक है, यहाँ पे बटा 1 करके लसा ले लीजिए। 1 और 5 का लसा 5 हो जाएगा, 1 में 5 से भाग देंगे 5 बार जाएगा ठीक है। यहाँ पे 1 से 5 भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा ऋण। 5 में 5 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा ठीक है। जो भी रहता है हर में यहाँ पे लसम भाग दिया जाता है ना, तो भाग देंगे तो एक ही बार में विभाजित हो जाएगा। 1 का 19 में गुणा करेंगे तो 19 से मिलेगा आपको है ना। यहाँ पर बस हम लोग घटा देते हैं, तो 25 में से आप 19 घटा देंगे तो आपको 6 मिलेगा, 6/5 मिला ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल x = 19/5 y = 6/5 है ठीक है। तो यही है विलोपन विधि। विलोपन विधि में आपको क्या करना है ना, जब जो भी आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया रहा है, आपको क्या करना है ना, गुणांकों को बराबर कर लेना है ठीक है। यदि हम लोग x का गुणांक आपस में बराबर करते हैं, इसमें 2 से गुणा करते हैं ना, तो हम लोग को समीकरण 1 में से 2 को आपस में मतलब इनको अंतर करना पड़ता है, हम लोग घटाना पड़ता। घटा देते तो हम लोग को क्या मिलता, y का वैल्यू प्राप्त हो जाता है ठीक है। और जब हमने y का गुणांक बराबर किया है तो सीधा हमें x का वैल्यू प्राप्त हो गया ठीक है। एक पद क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, दूसरे चर का आपको वैल्यू ज्ञात हो जाएगा है ना। यहाँ पे y के गुणांक को हमने बराबर किया और सिंपली क्या किया, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया ठीक है। समीकरण 1 को बदल कर हमने इस प्रकार से कर दिया, मतलब इस समीकरण मतलब इसको हमने इस प्रकार से बदल दिया ठीक है, इसी समीकरण को इस प्रकार से बदल दिया और इसमें हमने 3 से गुणा कर दिया, ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, जो दूसरे समीकरण में y का गुणांक है उसके बराबर हो जाए ठीक है। इसी के लिए हमने गुणा कर दिया और यहाँ पे गुणांक बराबर करने के बाद इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। सिंपली हमने जोड़ दिया क्योंकि यह ऋणात्मक था और यह पद धनात्मक था है ना, विपरीत चिन्ह था, घटकर आपस में 0 हो गया ठीक है। बस जिस प्रकार से हमने किया आपको करके बताया ठीक है। तो यहाँ पे जोड़े घटाएंगे ना तो एक पद समाप्त हो जाएगा है ना। यहाँ पे y का गुणांक हमने बराबर किया तो y का पद समाप्त हो गया, सिर्फ x का वैल्यू आपको बचा ठीक है। बस यहाँ पे x का वैल्यू बचा था, बस इसको हमने हल कर लिया। अब यहाँ पे एक चर का वैल्यू ज्ञात करने के बाद आप किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित करके दूसरे चर का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे x का मान ज्ञात करने के बाद यहाँ पर हमने पहले समीकरण में प्रतिस्थापित करना काफ़ी आसान था, तो उसी समीकरण में हमने प्रतिस्थापित कर दिया और y का भी वैल्यू प्राप्त कर लिया ठीक है। अब इसी प्रश्न को हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। चलिए यहाँ पर लिख दिया हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, और दोनों रैखिक समीकरण युग्म को हमने नोट कर लिया ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, यहाँ पे एक समीकरण से ना x या y का मान ज्ञात करते हैं, एक चर का वैल्यू ज्ञात करते हैं, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं x या y का मान ज्ञात करिए, इस समीकरण में प्रतिस्थापित करना काफ़ी आसान है ठीक है। चलिए तो यहाँ पर x का मान हम ज्ञात कर देते हैं ठीक है। x बराबर यहाँ पे प्लस y बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण y हो जाएगा ठीक है। 5 ऋण y हो गया है ना। चलिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ पर हमने x के मान को ना y के पदों में लिख दिया है ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे ठीक है। तो आपको y का मान ज्ञात हो जाएगा ठीक है। लिख देते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल हमने लिख दिया और यहाँ पे समीकरण नंबर 1 बना लिया, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 यहाँ पे लिख देते हैं। x बराबर 5 ऋण y समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा ठीक है। समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करते हैं, समीकरण नंबर 2 को नोट करते हैं। बस यहाँ पे x के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे, 5 ऋण y ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया, x के स्थान पर हमें प्रतिस्थापित करना है 5 ऋण y ठीक है, ऋण 3y बराबर इधर 4 है ठीक है। 2 का दोनों पदों में गुणा कर दीजिए, 2 5 10 हो जाएगा, ऋण 2y ऋण 3y बराबर उधर 4 है ठीक है। अब यहाँ पे धन 10 से बराबर उधर पक्षांतर कर देते हैं और यहाँ पे y वाला जो है चर वाला पद, इनको दोनों को जोड़ देते हैं ठीक है। ऋण 2y ऋण 3y ऋण 5y हो जाएगा ठीक है। और प्लस 10 से बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 10 हो जाएगा ठीक है। 4 ऋण 10 हो गया ठीक है। अब यहाँ पे ऋण 5y और यहाँ पे घटा देंगे, विपरीत चिन्ह है तो ऋणात्मक वाली राशि का वैल्यू अधिक है ठीक है। तो यहीं ऋण 6 बचेगा आपको ठीक है। अब यहाँ पे ऋण 5 है ना, गुणा में बराबर उधर पक्षांतर कर देते हैं, y बराबर ऋण 6 बटा आपको ऋण 5 मिला ठीक है। अंश और हर में ना ऋण का गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा कि धनात्मक संख्या आपको मिलेगी ठीक है। तो y बराबर 6/5 मिला ठीक है।
एक चर का वैल्यू ज्ञात होने पर इसका मान किसी भी समीकरण प्रतिस्थापित कर दीजिए। ठीक है, तो समीकरण एक में प्रतिस्थापित करना काफ़ी आसान है। यहीं पर हम लोग y का वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं और x का मान ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं y बराबर 6/5 समीकरण एक में प्रतिस्थापित कर देते हैं। में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x हो जाएगा बराबर 5 ऋण y था है ना, यही हम लोग का समीकरण नंबर 1 है। यही है x बराबर 5 ऋण y है, तो यहाँ पर x बराबर हो गया 5 और ऋण y के स्थान पर हम लोग को यही 6/5 प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, चलिए बस यहाँ पे लसा ले लीजिए, बटा 1 कर देते हैं। 1 और 5 का लसा लेंगे तो 5 हो जाएगा। 1 से 5 में भाग देंगे, 5 बार विभाजित हो जाएगा, और 5 का 5 में गुणा कर देंगे तो 25 हो जाएगा। ऋण 5 को 5 से भाग देंगे, विभाजित हो जाएगा एक ही बार में। 1 का 6 में गुणा कर देंगे, आपको 6 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए बस इसको हम लोग थोड़ा और हल कर लेते हैं। ठीक है, जब आप 25 में से 6 घटा देंगे ना तो 19 मिलेगा। 19 बटा आपको 5 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको पहले समीकरण में हम लोग का वैल्यू मिला था ना, देखिए यही x और y का मान मिला था। x का मान 19/5, तो यहाँ पर भी x का मान 19/5 मिला। ठीक है, y का मान यहाँ पे 6/5 मिला था, तो यहाँ पर भी आपको 6/5 मिला हुआ है ना। तो आप किसी विधि से भी हल करिए। ठीक है, या तो आप ग्राफ विधि से भी कोई भी रैखिक समीकरण को हल करेंगे, या प्रतिस्थापन विधि से, या विलोपन विधि से, या फिर बीजगुणन विधि से, किसी विधि से हल करेंगे, x और y जो भी चर है उसका वैल्यू आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर 19/5 कामा y बराबर 6/5 है। ठीक है, तो इस प्रकार से फर्स्ट वाला प्रश्न हल हो गया। तो आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड वाला प्रश्न हम लोग को यही दे दिया गया है, 3x + 4y बराबर 10 है और 2x ऋण 2y बराबर 2 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको हमने नोट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए गए रैखिक समीकरण, हमें रैखिक समीकरण युग्म में यही है समीकरण नंबर 1। चलिए समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पहले हम लोग विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। विलोपन विधि द्वारा हल। ठीक है, तो हम लोग विलोपन विधि द्वारा हल करने के लिए ना x या y का गुणांक बराबर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं x का गुणांक यदि आप बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, फिर इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन y का गुणांक देखिए यहाँ पर ना y का गुणांक 4 है, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण में 2 से गुणा कर दें। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पे धन 4y और यहाँ पे ऋण 4y। ठीक है, सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग यही इसी समीकरण में ना 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके y का गुणांक बराबर हो जाएगा। लिख देते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 2 से हम लोग गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, गुणा कर देते हैं 2x ऋण 2y है, बराबर को दर 2 है, और इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बस इसको हल करते हैं। 2 का इन दोनों पदों में गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4x हो जाएगा, ऋण 2 दूना 4y। ठीक है, और यहाँ पे 2 में 2 का गुणा हो गया, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर ना इसी समीकरण को, समीकरण 2 को ही बदल के हमने समीकरण 3 प्रकार से कर लिया। ठीक है, यह दोनों सेम ही समीकरण है, बस इसमें क्या किया गया, 2 से गुणा किया गया। अभी हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो यही दूसरा वाला समीकरण आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह दोनों एक ही समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे इस समीकरण को क्या करना है, आपको पहले वाले समीकरण में जोड़ देना है। ठीक है, पहले वाले समीकरण में यहाँ पे जोड़ देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, अच्छा हम लोग जोड़ क्यों रहे हैं, जोड़ इसलिए रहे ना कि यहाँ पर धनात्मक चिन्ह है और यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है। जोड़ेंगे तो विपरीत चिन्ह ऑटोमेटिक घट जाएगा। यदि दोनों धनात्मक चिन्ह रहता है ना, दोनों धनात्मक चिन्ह रहता तो हम लोग घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, विपरीत चिन्ह इसलिए क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 को यहाँ पर नोट करते हैं। समीकरण 1 आपको यही है, 3x + 4y बराबर आपका 10 है। चलिए यहाँ पे 3 को नोट करते हैं, 4x ऋण 4y बराबर यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जोड़ देते हैं, बाएं पक्ष को बाएं में जोड़ देंगे, दाहिने पक्ष को दाएं में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 में 3x में 4x जोड़ेंगे 7x हो जाएगा। ठीक है, ये पद तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो हमने समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, 2 से गुणा करके जोड़ा। ठीक है, ताकि यहाँ पे +4 और यहाँ पे ऋण 4 घट कर आपस में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 में 4 जोड़ते हैं दाहिने पक्ष को, 10 4 14 हो जाएगा।
यहाँ पे यक्स बराबर, यहाँ पे 7 गुणा में बराबर को उधर भेज देते हैं, भागे में हो जाएगा 14/7 हो गया। अब यहाँ पे यक्स बराबर 14 में 7 से भाग देंगे, 2 बार में भाग जाएगा, 7 दूना 14, ठीक है। तो यक्स का वैल्यू आपको 2 निकल कर आ गया, ठीक है। अब इसका मान किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसी समीकरण में हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। और वाई का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे यक्स बराबर 2 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण नंबर 2 हम लोग का ही है, 2 यक्स, यक्स के स्थान पर हम लोग यक्स का वैल्यू रख देते हैं, 2 हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। 2 यक्स ऋण 2y था, ऋण 2y बराबर यहाँ पे 2 है, यही हम लोग का समीकरण नंबर 2 था। चलिए यहाँ पे 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 4 मिलेगा, ऋण 2y बराबर यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे धन 2 है, मतलब धन 4 है, बराबर उधर पक्षांतर कर देते हैं, ऋण 4 हो जाएगा। ऋण 2y बराबर यहाँ पे 2 और ऋण 4, तो यहाँ पे ऋण 2 गुणे में बराबर को उधर भेज देते हैं, भागा में हो जाएगा। तो y बराबर, यहाँ विपरीत चिन्ह घट जाएगा, ऋण यहाँ पे धन 2 है और ऋण 4 है, ऋणात्मक वाले से अधिक है, ऋण 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण 2 गुणा में था, बराबर को भेज देंगे, भागा में हो जाएगा ऋण 2, ठीक है। और यहाँ पे सेम ही संख्या अंश में है, हर में विभाजित हो जाएगा, y बराबर ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक संख्या मिलेगी, 2 से 2 में भाग दे देंगे तो 1 मिलेगा। तो यही आपको मिला रैखिक समीकरण युग्म का हल। यक्स बराबर हम लोग लिख देते हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल यक्स बराबर 2 कामा y बराबर 1 हैं, ठीक है। विलोपन विधि द्वारा तो हल कर दिया, अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। चलिए हमने लिख दिया प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, और दोनों रैखिक समीकरण युग्म को हमने नोट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से या तो आप यहाँ से यक्स या वाई का वैल्यू ज्ञात करिए, इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए, या तो इस समीकरण में से यक्स या वाई का वैल्यू ज्ञात करिए, इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहीं से निकालना काफ़ी आसान होगा यक्स और वाई का मान, ठीक है। देखिए ये समीकरण में यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 है, यह पूरा समीकरण 2 से विभाजित है। यदि इस समीकरण में आप 2 से भाग दे देंगे, है ना, समीकरण में या करके इसको लिख देते हैं, समीकरण में यदि 2 से आप भाग दे देंगे बाएं पक्ष में, तो यहाँ पे यक्स ऋण वाई मिलेगा, बराबर इधर 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इस समीकरण में हमने 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर भी अभी दोनों समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आपको यही मिला यक्स ऋण वाई बराबर 1। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ऋण वाई बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं, धन वाई हो जाएगा। तो यक्स बराबर यहाँ पे 1 प्लस आपको वाई मिला, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, इसको हमने समीकरण नंबर 2 बना दिया, ठीक है। यहाँ पे यक्स के मान को हमने वाई के पदों में लिख दिया, ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया ताकि यहाँ पर इसके मान को हम लोग इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं यक्स बराबर 1 प्लस वाई, एक्स बराबर 1 प्लस वाई समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। तो यहाँ पे 3 है और एक्स के स्थान पर हम लोग को यही 1 प्लस वाई रखना है, 1 प्लस वाई प्लस 4y बराबर 10 है, ठीक है। यहाँ पे 3 का दोनों पद हम गुणा कर देंगे, 3 में का गुणा कर देंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे y में गुणा कर देंगे 3y प्लस 4y बराबर 10 है, ठीक है। थोड़ा इसको और हल करते हैं, यहाँ पे 3y, यहाँ पे चलिए प्लस 3 है, बराबर को उधर भेज देंगे, ऋणात्मक हो जाएगा, घट जाएगा, 10 में से क्या हो जाएगा 3 घट जाएगा, यहाँ पे धन 3 था, बराबर को उधर हमने पक्षांतर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3y है और यहाँ पे 4y, 4 3 7y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7y यहाँ पर घटा देते हैं, 10 में से 3 घटा देंगे तो आपको 7 ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 गुणा बराबर को उधर भेज देंगे, भागे में हो जाएगा, 7/7 मिला, 7 में 7 से भाग देंगे तो y का वैल्यू आपको 1 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे इस चर का वैल्यू ज्ञात होने के बाद आप किसी समीकरण में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस समीकरण में प्रतिस्थापित करके ज्ञात करना काफ़ी आसान है, ठीक है। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, हम लिख देते हैं y बराबर 1 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे यक्स बराबर 1 प्लस वाई के स्थान पर हमने वाई का वैल्यू ज्ञात कर दिया, 1 है इसका वैल्यू, ठीक है। तो यक्स का वैल्यू आपको 2 निकल कर आ गया, ठीक है। अतः हम लिख देते हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल, रैखिक समीकरण युग्म के हल यक्स बराबर 2 कामा वाई बराबर 1 है, ठीक है। यही है रैखिक समीकरण युग्म के हल। देखिए
दोनों प्रश्न में हम लोग को सेम ही मिला, ठीक है। x बराबर 2 मिला, पहले प्रश्न में हमने हल किया तो मतलब यहाँ पे इसी को विलोपन विधि द्वारा हल किया तो x बराबर 2 मिला और y बराबर 1 मिला, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हल किया तभी भी हम लोग को x बराबर 2 मिला, y बराबर 1 मिला, है ना। इसी वैल्यू को यदि हम लोग समीकरण के बाएं पक्ष में प्रतिस्थापित कर देंगे ना, यहाँ पे x का मान 2 है, y का मान 1 है, ठीक है। यदि यहाँ पर आप प्रतिस्थापित करें x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर 1 और इसको हल करें ना तो आपको दाहिने पक्ष के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। और वही काम यहाँ पर भी होगा, ठीक है। यदि x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर 1 प्रतिस्थापित करके हल करेंगे बाएं पक्ष को ना तो दाहिने पक्ष के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का प्रश्न नंबर 2 हल हो गया। आ जाते हैं थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड वाला प्रश्न में दिया है 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 दिया गया। यही हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए गए, तो इसे हमने पहले ही नोट कर दिया है, ठीक है। और चलिए इसको हम लोग पहले हम इसे विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पर सभी पदों को एक तरफ लिख दिया है, बराबर की तरफ 0 करके लिख दिया है, लेकिन यही दूसरे वाले समीकरण में देख रहे हैं तो बराबर को उधर भी लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चर को एक तरफ कर देते हैं, संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। हमें जोड़ना घटाना है, गुणांक को बराबर करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 3x, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऋण 5y, अब यहाँ पे ऋण 4 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 4 हो जाएगा, ठीक है। ऋण 4 था, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 4 हो गया। चलिए इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। चलिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऋण 2y है, बराबर के इधर पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9x ऋण, यहाँ पे धन 2y था, बराबर के इधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण हो जाएगा, ऋण 2y बराबर यहाँ पे 7। इसको हम लोग बना देते हैं समीकरण नंबर 2 और यहाँ पर हम लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल, विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है। तो यहाँ पे एक पद को विलुप्त करने का प्रयास करते हैं। देखिए तो यहाँ पे गुणांक देखेंगे, यहाँ पर ना तो y का गुणांक तो बराबर नहीं कर सकते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर 5 दे दिए गए, यहाँ पे 2 दे दिए गए। यदि बराबर करना चाहेंगे तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा इस समीकरण में, और इस समीकरण में 5 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए लेकिन यहाँ पे x का गुणांक देखिए, यहाँ पे सिंपली बस एक बार हम लोग यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे तो यह बराबर हो जाएगा x का गुणांक, ठीक है। इसमें हम लोग को इस रैखिक समीकरण में पहले वाले में इसमें हम लोग को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 3x हो जाएगा और यहाँ पर भी मतलब 3x मतलब 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 3 3 9, यहाँ पे 9x हो जाएगा और यहाँ पर 9x है। हम लोग क्या कर देंगे, घटाना पड़ेगा यहाँ पे रैखिक समीकरण को, ठीक है। तो हम लोग घटा देंगे पहले में से या तो इनका मतलब अंतर कर देंगे तो आपको y का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 1 में 3 से 3, चलिए इस प्रकार से लिखते हैं बार करके, ठीक है। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणते 3x ऋण 5y, बाएं पक्ष में भी करेंगे दाहिने पक्ष में भी करेंगे, 4 में भी 3 से गुणा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 का दोनों पद हम गुणा कर देंगे, 3 3 9x ऋण 3 5 15 y बराबर 4 3 12, ठीक है। यहाँ पर इसको बना देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3, है ना। तो देखिए यहाँ पर ना x का गुणांक का बराबर करना काफ़ी आसान था, ठीक है। इस समीकरण में हमने सिंपली क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया तो रैखिक समीकरण युग्म का ना यहाँ पे पहला पद बराबर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, घटाकर आराम से y का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन यदि आप y का गुणांक बराबर करना चाहते हैं ना तो इसमें आपको 2 से गुणा करना पड़ता और इसमें यहाँ पे 5 से गुणा करना पड़ता है ना, तब यहाँ पे y का गुणांक आपस में बराबर होता, फिर भी आपको घटाना पड़ता क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक ही है। तो इसी समीकरण को बदल के हमने इस प्रकार से लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों समीकरणों क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 7 है ना, चलिए तो इसी समीकरण में से इसको घटा देते हैं, ठीक है। लिख देते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 हम लोग कहेंगे 9x ऋण 15y बराबर 12 है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग इसी समीकरण को घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9x ऋण 2y बराबर यहाँ पे 7 है। अब घटाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। धनात्मक रहता था तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। धनात्मक रहता है, आप जोड़ेंगे तो मतलब जोड़ते हैं तो जिसके पास जो चिन्ह रहता है वही रहता है, जो धनात्मक रहता है वो धनात्मक रहता है और जो ऋणात्मक रहता है वो ऋणात्मक रहता है। लेकिन जब यहाँ पे घटाते हैं ना तो घटाएंगे तो यहाँ पे इस समीकरण में तो इसको घटाएंगे ना तो यहाँ पे चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे धन है तो यह ऋण हो जाएगा, यहाँ पे ऋण है तो धन हो जाएगा, यहाँ पर ये भी धनात्मक है तो यह भी ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऋण 9x मतलब यहाँ पे धन 9 है, धन 9x है, यहाँ पे ऋण 9x, यहाँ पे ये घट कर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब इसका यह चिन्ह नहीं देखेंगे आप, है ना। अब यह चिन्ह देखिए, ठीक है। यहाँ पे 2y धनात्मक है और यहाँ पे ऋण 15y ऋणात्मक है ना, विपरीत चिन्ह घटेगा, ठीक है। तो ऋणात्मक वाली राशि का वैल्यू अधिक है तो ऋण यहाँ पे 15 में से आप 2 घटा देंगे, ठीक है। 15 में से 2 घटा देंगे तो आपको 13 मिलेगा, 13y ऋण 13y बराबर यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी विपरीत चिन्ह है ना, घटेगा
तो यहाँ पे 7 5 12 होता है, 12 में 7 घटा देंगे तो आपको 5 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऋणात्मक हो गया है अब 7, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे ऋण 13y बराबर यहाँ पे 5 है ना। अब यहाँ पे गुणा में बराबर को उधर भेज देते हैं, भागा में चला जाएगा, y का वैल्यू 5 बटा यहाँ पे ऋण 13, ठीक है। या इसको ये भी लिख सकते हैं y बराबर ऋण 5 बटा 13। अब इसके मान को आप किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो हम इसको समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करते हैं ना, इस वाले समीकरण में प्रतिस्थापित करके हल कर देते हैं और x का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं y बराबर ऋण 5 बटा 13 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 है 3x ऋण 5y है, तो यहाँ पे ऋण 5 तो रहेगा ही, और यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो गया, ऋण 5 बटा 13 हो गया, ठीक है। देखिए यही है समीकरण नंबर 1, यही है ऋण 3x ऋण 5 तो ही y के स्थान पर एक ऋणात्मक संख्या में मिला है, ठीक है, ऋण 5 बटा 13 मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बराबर को उधर 4 है, इसको नोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बराबर 4 है, बस इसको हल करिए और x का वैल्यू प्राप्त कर लीजिए, लिख देते हैं 3x। अब यहाँ पे देखिए ऋण ऋण का गुणा हो गया, एक धनात्मक संख्या मिलेगा आपको, ठीक है, धन हो गया, ऋण ऋण का गुणा हो गया धनात्मक संख्या, 5 5 25 हो गया, और बटा यहाँ पे 13 है ना, बराबर किधर 4 है। चलिए इसको हम लोग और हल करते हैं, तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे प्लस है, बराबर उधर भेज देंगे, ऋणात्मक हो जाएगा, 4 ऋण 25 बटा 13 हो गया है ना। तो यहाँ पे 3x, देखिए यहाँ पे बटा 1 कर देते हैं, 1 और 13 का लसा लेंगे तो 13 ही आपको मिलेगा, ठीक है। 1 से 13 में भाग देंगे, 13 बार में विभाजित हो जाएगा, 13 का फिर आपको 4 में गुणा करना पड़ेगा, 13 का 4 में गुणा कर देंगे, 13 चौको 52 होता है, ठीक है। और ऋणात्मक का 3, 13 में 13 से भाग देंगे, एक बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का 25 में गुणा कर देंगे तो 25 मिलेगा। चलिए यहाँ पर हल करते हैं इसको, 3x बराबर, और यहाँ पे 52 में से यहाँ पे 25 घटा देंगे तो आपको 27 मिलेगा, 27 बटा यहाँ पे 13, ठीक है। चलिए इसको और हम लोग आगे हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3 गुणा में बराबर को उधर भेज देंगे तो भागा में हो जाएगा, है ना। तो x बराबर आपको 27 बटा, है ना, यहाँ पे 3 गुणा में था, बराबर को उधर चला गया, भागा में हो जाएगा, 3 गुणते यहाँ पे 13 हो गया, है ना। चलिए इसको हम लोग और हल करते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पे अंश और हर में ना यहाँ 27 विभाजित है, ठीक है, 3 से 3 9 27 होता है, तो x बराबर आपको मिला 3 9 27, 9 अंश में और हर में आपको 13 मिला, ठीक है। यहाँ पे 3 विभाजित हो गया 9 बार में से, तो x का वैल्यू आपको यही मिला, 9 बटा आपको 13 मिला। अतः हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर आपको 9 बटा 13 तथा y बराबर आपको मिला y ऋण 5 बटा 13, ऋण 5 बटा 13 है, ठीक है। इसी प्रकार से विलोपन विधि द्वारा हमने रैखिक समीकरण युग्म को हल करके x और y का मान ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। अब यहाँ पे दोनों रैखिक समीकरणों को नोट कर लिया, तो इसमें हम लोगों को क्या करना रहता है ना, एक समीकरण में से x या y का वैल्यू ज्ञात करना रहता है और दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना रहता है ना। तो देख रहे हैं यहाँ से ना, यहाँ पे 9 गुणे में बराबर को उधर भेज देंगे तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का मान y के पदों में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, उसको इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, तो यहाँ पे 9 गुणा में बराबर को भेज देते हैं, भागा में हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 2y प्लस 7 और बटा 9, ठीक है। अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे x के मान को y के पदों में हमने लिख दिया है। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करके यहाँ पे x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो y का वैल्यू आपको ज्ञात होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया है प्रतिस्थापन विधि द्वारा, लिख देते हैं यहाँ पे x बराबर 2y प्लस 7 बटा 9 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हम नोट करते हैं यहाँ पे रैखिक समीकरण को। यहाँ पे 3 हो गया, x के स्थान पर इतना कुछ हमें रखना है, यहाँ पे 2y प्लस 7 है और बटा 9 है, ठीक है। और यहाँ पे है ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0 है, ठीक है। इसी रैखिक समीकरणों को हमने नोट कर दिया, बस x के स्थान पर यह मान हमने प्रतिस्थापित कर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं अंश और हर से क्या है, 3 विभाजित है, विभाजित कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 2y प्लस 7, यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 3 9, 3 बार विभाजित है, बटा यहाँ पे 3 बचा, ठीक है। अंश वाला 3 विभाजित हो गया, अंश और हर में 3 से हमने भाग दे दिया, 3 एकम 3 3 3 9, तो हर में सिर्फ 3 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं ऋण 5y बराबर को उधर इसको भेज देते हैं, ऋण 4 है, बराबर को उधर जाएगा तो धन 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे लसा ले लेते हैं, है ना।
यहाँ पे बटा 1 कर देते हैं। चलिए इसको कोष्टक में ही रहने देते हैं। यहाँ पे 3 और 1 का लसल लेंगे तो आपको 3 ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 में 3 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा। 1 का इस पद में गुणा कर देंगे अंश में, ठीक है। तो यही है, 1 का गुणा कर देंगे तो यही रहेगा, 2i + 7 ही रहेगा, ठीक है। और ऋण अब यहाँ पे ना 1 में, यहाँ 3 में 1 से भाग देंगे, 3 बार भाग जाएगा। 3 का यहाँ पे 5 में गुणा कर देंगे, 3 5 है 15y बराबर उधर 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2y है, यहाँ पे घटाते हैं, 2y है और यहाँ पे ऋण 15y है, ठीक है। विपरीत चिन्ह घट जाएगा, ठीक है, घटेगा। यहाँ पे ऋणात्मक वाली राशि अधिक है तो यहाँ पे ऋण 13 बचेगा, ऋण 13y बचेगा। और धन 7 तो है ही, ठीक है। और जो हर का 3 है ना, बराबर को उधर भेज देते हैं, अंश में हो जाएगा। हर में 3 था, अंश में 4 के साथ ही गुणा में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण 13y, यहाँ पे 13 रहेगा, ऋण 13y। अब यहाँ पे धन 7 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं, ऋण 7 हो जाएगा। यहाँ पे 4 में 3 का गुणा कर देंगे, 12 हो गया। यहाँ पे धन 7 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 7 हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे ऋण 13 गुणा में बराबर को उधर भेज देते हैं, भागा में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 में 7 घटाते हैं, 7 5 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 5 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण 13 गुणा में था, बराबर को उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है, ऋण 13। अब बस यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं y बराबर ऋण, आपको ऋणात्मक संख्या मिला हुआ है, ऋण 5/13, यही y का वैल्यू मिला, ठीक है। अब इसको किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। चलिए तो इसको हम लोग ना इसी समीकरण में, समीकरण नंबर 2 में ही y का मान को हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। और x का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। लिख देते हैं y बराबर ऋण 5/13 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देते हैं x बराबर 2 और इंटू y है, ठीक है। तो y के स्थान पर हम लोग इसका वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं, जो कि ऋण में है, ऋण 5/13 है और प्लस 7 बटा यहाँ पे हर में 9 है, ठीक है सबके। बस इसी को आपको हल कर लेना है ना। चलिए तो यहीं पे लिखते हैं बराबर, यहाँ पे देखिए ये धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या, गुणा होकर ऋणात्मक ही संख्या मिलेगा, ठीक है। ऋण 5 का 2 में गुणा कर दीजिए अंश में, ठीक है, 5 दूना 10 हो गया, बटा यहाँ पे 13 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 7 है और हर में आपका 9 है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे हल करते हैं, x बराबर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लसा ले लेते हैं, ठीक है, बटा 1 लिख देते हैं यहाँ पे, 7/1 और यहाँ पे लसा ले लेते हैं। तो 13 और 1 का लसा लेंगे तो आपको 13 मिल जाएगा, ठीक है। 13 और 1 का लसा लेंगे तो 13 मिल गया। अब 13 से लसन भाग देंगे तो एक बार में बैठ जाएगा, 1 का ऋण 10 में गुणा कर देंगे तो आपको ऋण 10 मिला, ठीक है। और यहाँ पे फिर प्लस है, ठीक है। फिर 1 से 13 में भाग देंगे, 13 बार जाएगा, 13 को फिर 7 में गुणा कर दीजिए। यहाँ पे हर में 1 है, 1 से यहाँ पे लसन भाग देंगे, 13 बार भाग जाएगा, 13 का फिर 7 में गुणा कर देंगे, 13 7 91, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 13 7 91 हो गया। और यहाँ पे हर में 9 है, ठीक है। चलिए इसको और हल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ विपरीत चिन्ह घटेगा, ठीक है। यहाँ पे धन 91, इसमें से 10 घटा देंगे तो आपको 81 मिलेगा, 81/13 और यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल देखिए, यह तो अंश वाला जो पद है, ठीक है, ये 2 पदों में है, ठीक है, अंश और हर में है, ठीक है। और यहाँ पे हर में है, ठीक है, 9, इसको बटा 1 कर दीजिए, है, ठीक है। इस तरह से कुल 4 पद हो गया। अब इन दोनों का आप ऊपर से सबसे नीचे का सबसे ऊपर में गुणा कर दीजिए, मध्य वालों को आपस में, है ना। तो यहाँ पर हो गया 81 का 1 में गुणा कर देंगे, 81 का 81 हो जाएगा। यहाँ पे 13 गुणते 9 हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे अंश और हर क्या है, 9 से विभाजित है, 9 कम 9, 9 9 81, तो यहाँ पे सिर्फ 9 बचेगा और यहाँ से 9 विभाजित हो जाएगा, 9 कम 9, 9 2 नहीं, 9 9 81, ठीक है। और हर में यहाँ पे 13 बचा, ठीक है। तो यही x का वैल्यू आपको, x का वैल्यू यहीं पे लिख देते हैं, x का वैल्यू आपको 9/13 निकल कर आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर इसको ये भी समझ सकते हैं ना, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हमने हल कर दिया, इतना को तो अंश को तो हमने हल कर दिया, ठीक है। तो यह 81/13 आया, 81/13 आया। और यहाँ पे भागा में 9 था, है ना, भागा में 9 है, तो इसे यदि आप गुणा में बदलेंगे, भागा में यहाँ पे चलिए इस प्रकार से लिख देते हैं, भागा 9 है, ठीक है, यही है। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं 81/13, यहाँ भागा को गुणा में बदलेंगे तो 1/9 हो जाएगा, तो भी क्या हो गया, यह 13 के साथ ही गुणा में आएगा, ठीक है। तो 9 कम 9, यहाँ पे 9 9 81 हो जाएगा। फिर भी आप हल करेंगे तो 9/13 आएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार समझें, इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो x का वैल्यू हम लोग को यही 9/13 निकल कर आ गया, y का वैल्यू ऋण 5/13, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल, रैखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर 9/13 कामा y बराबर ऋण 5/13 है। तो यही था, जब हमने विलोपन विधि द्वारा भी हल किया था तो यही वैल्यू निकल कर आया था, x का वैल्यू 9/13 और y का वैल्यू ऋण 5/13, ठीक है।
विलोपन विधि से भी हल करेंगे तभी वही वैल्यू आएगा, और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे तो वही वैल्यू आएगा। ठीक है, यदि आपका वैल्यू में अंतर आ रहा है ना, तो आपने कहीं ना कहीं गलती किया हुआ है। ठीक है, दोनों तरह से किसी भी तरह से हल कर देंगे। कुल 4 विधियाँ होती हैं, 4 तरीकों से 2 चर में रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार से हल करेंगे वैल्यू आपका एक्स और वाई का सेम ही आएगा। ठीक है, आ जाते हैं चौथे वाले प्रश्न में। यही हम लोग को रैखिक समीकरण युग्म दे दिया गया है, x बटा 2 प्लस 2 वाई बटा 3 बराबर ऋण 1 और x ऋण वाई बटा x ऋण वाई बटा 3 बराबर यहाँ पे 3 दे दिया गया। ठीक है, चलिए तो इन दोनों को हमने पहले से यहाँ पे नोट कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि संख्याएं हर में है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग लसा लेकर हटाते हैं इसको। ठीक है, सब कुछ अंश में करते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए 3 और 2 का लसा ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, बराबर किधर ऋण 1 है ना। अब यहाँ पर हम लोग लसा में 2 से भाग देंगे तो 3 बार में विभाजित हो जाएगा, 3 का x में गुणा हो जाएगा, 3x हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे लसा में 3 से भाग देंगे 2 बार में विभाजित हो जाएगा, 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 वाई हो गया। ठीक है, बराबर इधर ऋण 1 है। अब यहाँ पे 6 गुणा में है ना, बराबर को उधर भेज देते हैं, मतलब यहाँ भागा में बराबर उधर भेज देते हैं, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा 3x प्लस 4y बराबर आपको ऋण 6 मिलेगा। ठीक है, चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर भी देखते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि बटा 1 कर देते हैं। ठीक है, 1 और 3 का लसा ले लेते हैं, तो लसा आपको 3 मिल जाएगा, बराबर को उधर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे लसा में 1 से आप ना 3 से भाग देंगे। ठीक है, 3 में 1 से भाग देंगे। ठीक है, तो लसा में भाग दिया जाता है हर वाली संख्या से, तो 3 बार विभाजित हो जाएगा लसा। ठीक है, तो 3 का x में गुणा कर देंगे तो आपको 3x मिलेगा, और यहाँ पे ऋण, यहाँ पे 3 में 3 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का फिर इसमें गुणा कर देंगे तो आपको ऋण y ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 भागा में है, बराबर को उधर भेज देते हैं, गुणा में हो जाएगा, 3x ऋण y और बराबर यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, है ना। 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो आपको 9 मिलेगा। इस प्रकार समीकरण नंबर 2 मिला। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, पहले तो हम लोग विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे विलोपन विधि द्वारा हल। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है ना। सिंपली हम लोग को क्या करना है, घटाना पड़ेगा। ठीक है, अंतर कर देंगे तो हम लोग को यहाँ पे y का मान ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर गुणांकों को बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर पहले से ही गुणांक बराबर हो गया। ठीक है, हमने हल कर दिया, तो यहाँ पे गुणांक बराबर हो गया, तो हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, यहाँ पे इस समीकरण में से इसको घटा लीजिए, इस समीकरण में से इसको घटा लीजिए। ठीक है, हम लोग लिख दिए विलोपन विधि द्वारा हल, लिख देते हैं समीकरण 1 में से ही घटा देते हैं। ठीक है, इस समीकरण 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा देते हैं। यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर यहाँ पे ऋण 6, और इसको नोट करते हैं, 3x ऋण यहाँ पे y है, सिर्फ ऋण y है, बराबर यहाँ पे 9 है। ठीक है, घटाते हैं, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे धन है तो अब यह ऋण हो गया, अब यहाँ पे ऋण है तो यह धन हो जाएगा, यहाँ पे धन है ना तो यहाँ पे यह ऋण हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे धन 3 और यहाँ पे ऋण 3, यह घटकर 0 हो गया। ठीक है, यह 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4y है धनात्मक, और यहाँ पे 1y है। ठीक है, ये भी धनात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पे 4y धन 1y है ना, इस चिन्ह को आप देखेंगे। ठीक है, अब इस चिन्ह को ध्यान मत रखिए। ठीक है, यहाँ पे अब धनात्मक ही हो गया, घटाएंगे तो जो भी रहता है धनात्मक रहता है तो ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक रहता है धनात्मक हो जाता है। ठीक है, चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, ऋण का गुणा करने पर, तो यहाँ पे 4y और यहाँ पे धन 1y, 5y हो गया। चलिए यहाँ पर दोनों का सेम चिन्ह है। ठीक है, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। ठीक है, तो ऋण 6 में ऋण 9 जोड़ देंगे तो ऋण 15 आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है ना, अब इसको हटा देते हैं 0। चलिए एक बार इस प्रकार से लिख देते हैं, 5y बराबर ऋण 15। ठीक है, अब यहाँ पे 5 गुणा बराबर उधर भेज देते हैं, भागा में चला जाएगा, तो यहाँ पे ऋण 15 बटा 5 है, 5 3 15, तो y का वैल्यू आपको ऋण 3 मिला। ठीक है, अब इसका वैल्यू किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। चलिए यहीं पर समीकरण 2 में ही प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं y बराबर ऋण 3 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो यहाँ पर है 3x ऋण y है। ठीक है, तो y है और y का वैल्यू पहले से ही ऋणात्मक है, ऋण 3 हमने ज्ञात किया हुआ है, बराबर इधर 9 है। ठीक है, बस इसको हल कर दें, 3x यहाँ पे ऋण का गुणा एक धनात्मक संख्या मिल जाएगा, धन 3 बराबर इधर 9 है ना। अब यहाँ पे 3x, यहाँ पे ऋण धन 3 है, बराबर उत्तर भेज देंगे, ऋण 3 हो जाएगा, 9 में से आपको 3 घट जाएगा, तो यहाँ पे 3x बराबर 9 में से 3 घटा देंगे तो आपको 6 ही मिलेगा। यहाँ पे 3 गुणा में बराबर उधर भेज देते हैं, भागा में हो जाएगा, तो x का वैल्यू 6 बटा 3, तो x का मान आपको निकल कर आया, 6 में 3 से भाग देंगे 2 बार में विभाजित हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपको 2 निकल कर आया। अतः हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, अतः
रैखिक समीकरण युग्म का हल, रैखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर 2 कामा y बराबर -3 है। ठीक है, इस प्रकार से यह वाला हमें प्रश्न हल हो गया। ठीक है, विलोपन विधि से हमने रैखिक समीकरण युग्म को हल कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लेते हैं। जो भी हम लोग का रैखिक समीकरण युग्म था उसे हमने नोट कर दिया। ठीक है, तो देखिए इसको हमने हल करके किस प्रकार से लिख दिया था। ठीक है, अब फिर यहाँ पे गुणा भाग करेंगे, यहाँ पे लसा लेंगे, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे नोट करते हैं। इसको हमने तो हल ही किया था अभी। ठीक है, यहाँ पे 3x यहाँ पे लिख देते हैं, 3x है। ठीक है, प्लस 3y प्लस 4y है। ठीक है, बराबर इधर ऋण 6 था। ठीक है, और यहाँ पे बराबर ऋण 1 है। ठीक है, बराबर ऋण 1 है। चलिए, तो इस प्रकार से जब इसको हमने हल कर दिया था, ठीक है, इसको हमने हल कर दिया था, तो यही हमें मिला था x 3x है, ऋण y बराबर हमें 9 मिला था, है ना। तो इसमें हम लोग को क्या करना है ना कि एक चर का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसमें हमें एक चर का वैल्यू ज्ञात करना रहता है और दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना रहता है ना। तो यहीं से देख रहे हैं, निकालना काफ़ी आसान है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3x। अब यहाँ पे धन 9 है ना, बराबर किधर पक्षांतर कर देते हैं, ऋण 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऋण y है, बराबर उधर पक्षांतर कर देते हैं, धन y हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बना देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ पे y के मान को हमने x के पदों में लिख दिया। ठीक है, ताकि y का मान हम लोग क्या कर दें, इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण, पहले y बराबर लिखते हैं, y बराबर 3x ऋण 9। ठीक है, यही को इसी को हमने बस इसको पहले y को पहले लिख दिया, y बराबर 3x ऋण 9 समीकरण यहाँ पे 1 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देते हैं हम लोग। ठीक है, y के स्थान पर, तो यहाँ पे 3x तो रहेगा, इसी प्रकार से प्लस 4, बस y के स्थान पर हम लोग को यहीं प्रतिस्थापित कर देना है। ठीक है, y है तो y के स्थान पर हम लोग 3x ऋण 9 प्रतिस्थापित कर दें, बराबर ऋण 6 है। बस इसको हल कर लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं 3x, यहाँ पे 4 का दोनों पद में गुणा हो जाएगा, 4 3 12x, यहाँ पे 9 चौको 36 ऋण 36। ठीक है, क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक ही चिन्ह मिलेगा, बराबर ऋण 6। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं, 12 में यहाँ पे 3 जोड़ देंगे, 15 हो जाएगा, 15x, x वाले पदों को साथ में हमने जोड़ लिया, 15x हो गया। अब यहाँ पे ऋण 36 है, बराबर उधर भेज देते हैं, धन 36 हो जाएगा, बराबर ऋण 6 धन 36। ठीक है, यहाँ पे 15x। अब देखिए यहाँ विपरीत चिन्ह घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36 में से 6 घटा देंगे तो आपको 30 मिलेगा, धनात्मक वाला राशि की वैल्यू अधिक है। ठीक है, धनात्मक राशि बचेगा, यहाँ पे 15 गुणा में बराबर उधर भेज देते हैं, भागा में चला जाएगा, तो x बराबर 30/15। तो यहाँ पे 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो x का वैल्यू आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से x का तो वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया। अब इसी का मान हम लोग यहीं प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, और y का मान ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं x बराबर 2 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित रहेगा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को यही मिला हुआ है 3x है, x के स्थान पर हम लोग 2 प्रतिस्थापित कर देते हैं, ऋण 9 बराबर यही y है हम लोग का। ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा और ऋण 9 बराबर यहाँ पे y। ठीक है, तो यहाँ विपरीत चिन्ह घटेगा, ऋणात्मक राशि का वैल्यू अधिक है, यही बचेगा, ऋण 3 बचा, बराबर y। या फिर इसको सीधा करके लिख दीजिए, y बराबर आपको ऋण 3 मिला। बस इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर 2 कामा y बराबर ऋण 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चारों प्रश्नों को पहले हमने विलोपन विधि द्वारा हल किया, फिर हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किया। ठीक है, और इसमें हम लोग को बताना था ना, देखिए यहाँ पे बताया था कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब जो आपको अच्छा लगे, कि मतलब प्रतिस्थापन विधि अच्छा है या विलोपन विधि अच्छा है, इसको आपको बताना था। ठीक है, तो आपको जो विधि अच्छी लगी हो। ठीक है, यहाँ पर विलोपन विधि काफ़ी उपयुक्त रहता है, बस गुणांकों को बराबर कर घटाना रहता है। ठीक है, तो एक पद आपको मिल जाएगा। यहाँ पे विलोपन विधि में जिसको जो विधि आपको अच्छा लगे, ठीक है, या तो आपको विलोपन विधि अच्छा लगा हुआ या फिर आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगा, जो विधि अच्छा लगा उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, चारों प्रश्नों को हल करने के बाद लिख देते हैं यहाँ पे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, जो विधि आपको अच्छा लगे। ठीक है, लिख देते हैं विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, यही विधि आपको अच्छा लगे या फिर आपको जो भी अच्छा लगे, प्रतिस्थापन आपको अच्छा लगे तो प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है लिख दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला प्रश्न के हम लोग को चारों प्रश्न हल हो गए।
चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 हम लोग को दे दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो। अच्छा, अस्तित्व होने का क्या मतलब है कि दो समीकरणों का आपको हल मिले, ऐसा ना हो कि दोनों रेखाएं समांतर हो। ठीक है, यहाँ पे विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, यदि उनके हल हैं तो आप विलोपन विधि द्वारा ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पर पहला प्रश्न हम लोग को दे दिया गया, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ठीक है, हम लोग को भिन्न ज्ञात करना, और यहाँ पर बता दिया गया इस प्रकार दो शर्त दिया हुआ है, इसे हम दो चर में रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं भिन्न का अंश x मान लेते हैं और भिन्न का हर y मान लेते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से जैसे प्रश्न दिया हुआ वैसे हम लोग दो चर में रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे, माना भिन्न का अंश हम लोग मान लेते हैं x तथा हर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे भिन्न का हर हम y मान लेते हैं। तब हम लोग की भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न x/y हो जाएगा। ठीक है, यही भिन्न है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न बोला है वैसे हम दो चर में दो रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखिए हम लोग को प्रश्न यहाँ पर बोला हुआ है ना, देखिए यहाँ पर बोला है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश में हम लोग को एक जोड़ना है तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न क्या हो जाती है, एक में बदल जाती है। ठीक है, अंश में हम लोग को एक जोड़ना है तो भिन्न हम लोग का फिलहाल में यही है। भिन्न में यदि हम लोग एक जोड़ दें तथा हर में से आप बोला है कि एक घटा दें, ठीक है, तो हर हम लोग का y है, हर y है, y में से हम लोग एक घटा देते हैं तो भिन्न क्या हो जाती है, एक में बदल जाता है। तो इसी प्रकार से दिया था कि जो भी भिन्न है, भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। चलिए इसे दो चर में रैखिक समीकरण की तरह हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हर में है ना, यहाँ पे हर में बराबर को उधर भेज देते हैं, अंश में हो जाएगा गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग दूसरा रैखिक समीकरण बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x + 1 बराबर, यहाँ पे y ऋण 1 है ना, बराबर मतलब यहाँ पे भागा में बराबर उत्तर भेज दें, गुणा में हो जाएगा, एक के साथ में गुणा में हो जाएगा तो y ऋण 1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y ऋण 1 का 1 में गुणा कर देंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे चर को एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए x, अब यहाँ पे धन y है बराबर इधर करेंगे तो ऋण y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे धन 1 है बराबर को इधर कर देंगे तो ऋण 2 हो जाएगा, मतलब ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है, ऋण 1 तो यहाँ पे पहले से ही है, अब यहाँ पे धन 1 को बराबर के इधर पच्छादन कर देंगे, ऋण 1 मिलेगा, तो x ऋण y बराबर आपको ऋण 2 मिला। ठीक है, ऋण 1 में ऋण 1 जोड़ देंगे, ऋण 2 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया पहले प्रश्नानुसार। ठीक है, अब यहाँ पे आगे भी बोला था ना, यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ करने के लिए नहीं बोला है, अंश को उसी प्रकार से रहने दीजिए, लेकिन हर में बोला कि यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ना है तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग क्या करना है, हर में सिर्फ हम लोग को एक जोड़ना है और 1/2 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का भिन्न यही है, x/y है, तो यहाँ पे x/y लिखते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे हर में एक जोड़ने के लिए बोला था और बोल रहा था कि भिन्न क्या हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देते हैं, तिरे गुणा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर है, देखिए यही प्रश्न हम लोग को यही बोला था कि जो भिन्न है आपका ना, यदि भिन्न में हर में सिर्फ एक जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने दूसरा रैखिक समीकरण हमने बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 भागा में इधर भेज देंगे, बराबर के इधर पच्छादन कर देंगे, तिरे गुणा, तो यहाँ पे भागा में तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी हो जाएगा y भागा में बराबर के इधर 1 में के साथ गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया y धन 1 हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसे में y धन 1 में गुणा कर देंगे तो y धन 1 ही आपको मिलेगा। ठीक है, और चर को एक तरफ कर देते हैं, यहाँ पे 2x ऋण y बराबर है ना, धन y था बराबर की तरफ पक्षांतर कर दिया। ठीक है, और बराबर 1 को यहीं पे रहने देते हैं। इस प्रकार समीकरण नंबर 2, तो इस प्रकार समीकरण 1 और 2 हमने प्राप्त कर लिया। अब देखिए अस्तित्व होने का मतलब क्या होता है, देखिए यदि हम इसको बराबर के इधर करके लिख दें, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं x ऋण y, और यहाँ पे ऋण 2 बराबर इधर पक्षांतर कर देते हैं, धन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x ऋण y इसको धन 2 कर देते हैं, ऋण 2 बराबर इधर पक्षांतर कर देंगे, धन 2 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, और दूसरा रैखिक समीकरण को हम लोग नोट करते हैं, 2x है, यह 2x यहाँ पे ऋण y, और यहाँ पे धन 1 है ना, बराबर की तरफ पक्षांतर कर देंगे, ऋण 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से आपको इसको तुलना करना है। ठीक है, a1x + b1y प्लस यहाँ पे c1 बराबर यहाँ पे 0, इसको तुलना कर देते हैं, और इस समीकरण को तुलना कर देते हैं a2x प्लस यहाँ पे b2y प्लस यहाँ पे c2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग तुलना करेंगे तो यहाँ पे a1 x का गुणांक आपको क्या मिलेगा, a1 का मान आपको 1 मिलेगा। ठीक है, a1 का मान 1 मिला। ठीक है, b1 का मान आपको y का गुणांक ऋण 1 मिलेगा, बराबर यहाँ पे ऋण 1 मिला। ठीक है, और चलिए c1 का वैल्यू जो c1 है, जो आपका अचर पद है, जो कि आपको धन 2 मिला। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर हम लोग A2 का तुलना करेंगे तो यक्स का गुणांक आपको कितना मिला, 2 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे B2 का तुलना करते हैं, जो अचर पद है आपका ऋण 1 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे C2 जो आपका अचर पद है यह ऋण 1 मिला, ठीक है। यहाँ पे B2 जो था y का गुणांक था, यहाँ पे ऋण 1 मिला था, ठीक है। और यहाँ पे जो C2 है अचर पद है वो हम लोग को ऋण 1 मिला है ना। अब आपको तुलना करना है, देखिए तो A1 बटा A2 हम लोग ज्ञात करेंगे तो A1 का वैल्यू 1 है, A2 का वैल्यू कितना है, 2 है, यह 1/2 आपको निकल कर आएगा, ठीक है। अब B1 बटा B2 आप ज्ञात करते हैं, ठीक है। B1 बटा B2 ज्ञात करते हैं, B1 का वैल्यू क्या है, ऋण 1 है, और B2 का वैल्यू कितना है, इसका भी B1 का वैल्यू ऋण 1 और B2 का वैल्यू भी ऋण 1 है। ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक संख्या मिल जाएगा, 1 में 1 से भाग देंगे, एक बार में हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लें पहले ही अनुपात बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, ठीक है। यहाँ पे ये अनुपात बराबर नहीं है, मतलब क्या है, इसका दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर केवल एक हल मिलेगा, ठीक है। और यदि यही होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं होता है C1 बटा C2, ठीक है, यदि बराबर नहीं हो तो क्या हो जाती है, दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं, कोई हल नहीं मिलता है, ठीक है। प्रतिच्छेद कर देती हैं तो केवल एक हल मिलता है, और यहाँ पे समांतर रहती है तो कोई हल नहीं मिलता है, ठीक है। यदि यहाँ पर लास्ट होता है A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2, ये तीनों अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं, दोनों रेखाएं संपाती हो जाती हैं, दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर स्थित होती हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों रेखाएं संपाती हो जाती हैं और यहाँ पर अनंत हल आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अस्तित्व है, क्योंकि यहाँ पर A1 बटा A2 और B1 बटा B2 ये अनुपात आपस में बराबर नहीं है ना, तो यहाँ पे अस्तित्व है, ठीक है। इस प्रश्न को हम लोग विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। लिखते हैं यहाँ पे विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है। विलोपन विधि द्वारा हम लोग हल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें गुणांकों को बराबर करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सेम अंक है, मतलब यहाँ पर भी ऋण 1 से गुणा है, यहाँ पर भी ऋण 1 से गुणा है, मतलब है ना। यहाँ पे संख्याएं बराबर है, हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऋणात्मक है ऋण y, यहाँ पर ऋण y है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिसमें से भी घटा देंगे वो धनात्मक हो जाएगा, तो घट कर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गुणांक आपस में बराबर है, ठीक है, लेकिन दोनों का चिन्ह सेम है, इसलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है यक्स ऋण y और बराबर ऋण 2 है समीकरण नंबर 1, और समीकरण 2 हम लोग का यही है 2x और ऋण y बराबर आपका 1 है, ठीक है। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, विपरीत चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पे धन है तो यह ऋण हो जाएगा, यह ऋण है तो यह धन हो गया, यहाँ पे यह धनात्मक है तो अब यह ऋणात्मक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे विपरीत चिन्ह है, धन मतलब यहाँ पे धन x है और यहाँ पे ऋण 2x है, ठीक है। विपरीत चिन्ह घटेगा तो आपको सिर्फ ऋण x मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण y और यहाँ पे धन y, विपरीत चिन्ह घट गया, 0 हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण 2 और यहाँ पर भी ये भी ऋणात्मक हो गया, ऋण 2 और यहाँ पे और ऋण 1 ऋण 3 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपको मतलब यहाँ पे ऋण x का वैल्यू ऋण 3 मिला है ना, दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, ऋण 1 से गुणा कर देते हैं, तो या इसको ये भी लिख सकते हैं, या x बराबर आपको 3 मिला, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब x के मान को आप किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 में ही यहीं पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 3 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो x का वैल्यू आपको 3 निकल कर आया है। तो यहाँ पे 3 ऋण y बराबर ऋण 2, ठीक है, यही समीकरण था, बस x के स्थान पर हमने 3 प्रतिस्थापित कर दिया है ना। अब बस इसको हल करते हैं। यहाँ पे धन 3 है, बराबर को दर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 3 हो जाएगा, तो ऋण y बराबर यहाँ पे ऋण 2 और ऋण 3, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण y बराबर आपको मिला ऋण 5, ठीक है। अब दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा कर देते हैं, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं y बराबर 5, ठीक है। अतः आपको भिन्न का अंश मिल गया 3, ठीक है, हर मिल गया y, ठीक है। अतः हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, अतः अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट रहेगा भिन्न कि x बटा y जो था आपका, x का वैल्यू आपको निकल कर आया 3 और बटा y का वैल्यू आपको निकल कर आ गया 5, यही आपका भिन्न है, 3/5 है, ठीक है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 हम लोग को दे दिया गया है ना 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व की बात क्या हुआ है, नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, ठीक है।
मतलब यहाँ पे जो नूरी की आयु है, ठीक है, सोनू की आयु से 3 गुना था, मतलब सोनू की आयु में हम लोग 3 का गुणा करेंगे ना, तब यहाँ पे नूरी की आयु के बराबर पहुँच पाएंगे, ठीक है। नूरी की आयु अधिक है, जाहिर सी बात है, नूरी की आयु अधिक है, सोनू की आयु कम है, ठीक है। तो यहाँ पे नूरी की मतलब सोनू की आयु में यदि 3 का गुणा करेंगे तब यहाँ पे नूरी की आयु के बराबर आप पहुँच पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात की बात किया हुआ है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यदि 10 वर्ष पश्चात की बात करेंगे तो नूरी की जो आयु है सोनू की आयु में क्या करना पड़ेगा, 2 का गुना हो जाएगा, मतलब 2 का गुणा कर देंगे तब नूरी की आयु के बराबर पहुँच पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे दिया नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ठीक है, मतलब यहाँ पे वर्तमान आयु की बात कर रहा है, ठीक है। जो भी आयु संबंधित प्रश्न है उसको आप वर्तमान आयु मानकर ही हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वर्तमान आयु पूछा है, ठीक है, नूरी और यहाँ पे सोनू की आयु कितनी है हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, माना नूरी की वर्तमान आयु हम लोग x वर्ष मान लेते हैं, और एक सोनू है, लिख देते हैं सोनू की वर्तमान आयु हम लोग y वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे प्रश्नानुसार दिया हुआ है, अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। अब प्रश्न हमें देखिए, अब देखिए हम लोग को प्रश्न यहाँ पर बोला हुआ है ना 5 वर्ष पूर्व, जाहिर सी बात है, कोई भी यदि मान लेते हैं कोई 10 साल का है तो यदि 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो उसकी आयु में से 5 साल घट जाएगा, ठीक है, 5 साल का वो रहेगा। कोई इस वक्त 20 साल का है, यदि उसमें से 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो पहले क्या हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पे पूर्व की बात करता है तो जो भी वर्तमान आयु रहता है ना, उसमें से जो भी जितना भी पहले वर्ष की बात करें, मतलब जितना भी साल पहले की बात करें उसमें से घटेगा, ठीक है, वर्तमान आयु में से। तो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे वर्तमान आयु फिलहाल में नूरी की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा, लिख देते हैं 5 वर्ष पूर्व, लिख देते हैं नूरी की आयु, वर्तमान आयु में से 5 वर्ष घटा दीजिए, ठीक है, x ऋण 5 वर्ष, ठीक है, क्योंकि पहले की बात किया हुआ है, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व पहले की। अब यहाँ पे लिख देते हैं सोनू की आयु, ठीक है, वर्तमान में फिलहाल में यह y वर्ष का है सोनू, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व, इसमें से भी 5 साल घटाइए, है ना, इतना वर्ष का यह रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह तो हमने कंडीशन याद कर लिया कि 5 वर्ष पूर्व उन सब की आयु क्या थी, नूरी और सोनू की, ठीक है। और यहाँ पर बोला था ना कि जो नूरी की आयु है, ठीक है, सोनू की आयु की क्या है 3 गुनी है, मतलब सोनू की आयु में 3 का गुणा कर देंगे तब नूरी की आयु के बराबर हो पाएंगे। तो चलिए हम लोग सोनू की आयु में 3 का गुणा कर देते हैं ना, प्रश्नानुसार हमने लिख दिया। तो सोनू की आयु में 3 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर 3 गुणते हैं y ऋण 5, तब आप नूरी की आयु के बराबर पहुँच पाएंगे। x ऋण 5 हो गया, ठीक है, यहाँ पे x ऋण 5 हमने लिख दिया, इसकी नूरी की आयु सोनू की आयु में क्या किया 3 का गुणा, तब इसके बराबर नूरी की आयु के बराबर पहुँचा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x ऋण 5, अब 3 का दोनों पदम गुणा कर देते हैं, 3y हो जाएगा, 3 5 15, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम लोग को विलोपन विधि द्वारा हल करना है, तो चर को एक तरफ कर देते हैं, यहाँ पे धन 3y है बराबर इधर पक्षांतर कर देते हैं, x ऋण 3y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ऋण 5 है बराबर उधर कर देते हैं, धन 5 हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 15 और यहाँ पे धन 5, ठीक है। x ऋण 3y बराबर विपरीत चिन्ह घटेगा, ऋणात्मक राशि अधिक है, आपको ऋण 10 मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 बनाने के बाद अब यहाँ पे दूसरा रैखिक समीकरण, ये अब देखिए यहाँ से प्राप्त होगा। अब 10 वर्ष पश्चात की बात किया हुआ है, ठीक है, 10 वर्ष बाद की बात करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग 10 वर्ष बाद की आयु ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, है ना। कोई इस वक्त 20 साल का है तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 30 साल का हो जाएगा। वर्तमान आयु जो भी माने रहेंगे उसमें से क्या हो जाएगा 10 साल जुड़ जाएगा, ठीक है। कोई इस वक्त 15 साल का है तो 10 वर्ष बाद की बात करेंगे तो 25 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्तमान आयु हमने x वर्ष और y वर्ष माना है, ठीक है, नूरी और सोने का। तो यहाँ पे दोनों में क्या कर देंगे 10 वर्ष बाद 10 साल दोनों में जोड़ देते हैं वर्तमान आयु में, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं नूरी की आयु, हमने यहाँ पे लिख दिया 10 वर्ष बाद की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। नूरी की आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु हमने x वर्ष माना है तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x प्लस 10 साल ये हो जाएगा, ठीक है, वर्ष रहेगा। चलिए नूरी की आयु हो गया, सोनू की आयु में भी 10 वर्ष जोड़ दीजिए, सोनू की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पे सोनू की आयु y वर्ष माना है तो y प्लस 10, ठीक है, इसके भी आयु में 10 साल की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दे दिया गया था ना, इतना वृद्धि करने के बाद यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात हमने ज्ञात कर दिया दोनों की आयु। अब यहाँ पे दिया नूरी की आयु
सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। मतलब 2 का गुणा कर देंगे सोनू की आयु में, तब जाके आप नूरी की आयु के बराबर पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सोनू की आयु में 2 का गुणा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोनू की आयु में 2 का गुणा कर देंगे y + 10, ठीक है। तब यहाँ पर नूरी की आयु के बराबर होंगे x + 10, ठीक है। यहाँ पे नूरी की जो आयु थी सोनू की आयु में 2 गुणा करेंगे, तब जाके आप नूरी की आयु के बराबर पहुँच पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 का दोनों पद में गुणा कर देते हैं। x + 10 बराबर यहाँ पे 2y, पहले पद में गुणा कर दिया, दूसरे पद में गुणा करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। अब यहाँ पे 2y को बराबर इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो x ऋण 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे धन 10 से बराबर उधर पक्षांतर कर देते हैं, ऋण 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 है ना, 20 तो पहले से ही, और यहाँ पे ऋण 10, तो यहाँ पे x ऋण 2y बराबर यहाँ पे 20 में से 10 घटा देंगे, 10 मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार बना समीकरण नंबर 2, है ना। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल, विलोपन विधि द्वारा हल। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि अनुपात यहाँ पर निकलेगा, है ना। यहाँ पर गुणांक 1 है, यहाँ पर भी गुणांक 1 है, 1 अनुपात मतलब 1:1 निकलेगा। यहाँ पर अनुपात निकालेंगे तो 3:2 निकलेगा। मतलब यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, मतलब अस्तित्व है, समीकरणों का हल निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे ना x का गुणांक बराबर है, यहाँ पर भी x का गुणांक बराबर है, तो हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, एक समीकरण में दूसरे समीकरण को घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ पर यही है x ऋण 3y बराबर यहाँ पे ऋण 10 है, और दूसरा वाला समीकरण यही है हम लोग का, x ऋण 2y बराबर यहाँ पे धन 10 है, ठीक है। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक है धनात्मक, या धनात्मक है तो ऋणात्मक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे धन x और ऋण x घटकर 0 हो गया, ठीक है। गुणांक बराबर था इसलिए हमने क्या कर दिया, दोनों धनात्मक था इसलिए घटा दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे x का पद समाप्त हो जाएगा, सिर्फ y का पद बचा, ठीक है। ये भी देख रहे हैं यहाँ पे ऋणात्मक ऋण 3y है, और यहाँ पे धन 2y है, ठीक है। विपरीत चिन्ह घटेगा, यहाँ पे 3y में से 2y घटा देंगे, 1y बचेगा, वो भी ऋणात्मक का है ना, क्योंकि ऋणात्मक वाली राशि का वैल्यू अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण 1y बचा, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऋण 10 है, यहाँ पर भी ऋण 10 है ना, ऋण मतलब ऋण 10 और ऋण 10 जोड़ेंगे ऋण 20 मिलेगा, ठीक है। अब दोनों में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा कर देते हैं, या करके लिख देते हैं, या इसको y बराबर आपको 20 मिला, ठीक है। तो y का वैल्यू तो आपको मिल गया। अब इसको किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, लिख देते हैं y बराबर 20 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x, ठीक है। और बराबर करके लिख देते हैं, यहाँ पे ऋण 2y को बराबर की तरफ पक्षांतर कर देते हैं, धन 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऋणात्मक ऋण 2y था, बराबर की तरफ जाएगा धन 10, धन 2y हो जाएगा, ठीक है। धन 2 और y का वैल्यू है 20, है ना। बस यहाँ पे ऋण 2y के बराबर उधर हमने पक्षांतर कर दिया और y का वैल्यू रख दिया, ठीक है। यहाँ पे x बराबर 10 और यहाँ पे 20 दूना 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 40 में 10 जोड़ देंगे तो 50 निकल कर आ जाएगा, तो x का वैल्यू आपको 50 निकल कर आ गया। तो जो x हमने माना था यह नूरी की आयु माना था, जो y था वो सोनू की आयु था, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः नूरी की वर्तमान आयु, है ना, इसी को हमने x माना था, ठीक है। वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है, ठीक है। ये y का वैल्यू कितना है, 20 है, तो सोनू की आयु जो कि हमने y माना था, ठीक है, सोनू की आयु 20 वर्ष है, ठीक है। तो इस प्रकार सेकंड प्रश्न भी हल हो गया। आ जाते हैं थर्ड वाले प्रश्न में। थर्ड वाला प्रश्न हम लोग को दे दिया गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। 2 अंक में क्या होता है, इकाई और दाही रहता है, तो उनका योगफल आपको 9 दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे दिया इस संख्या का 9 गुना, ठीक है। यहाँ पे इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इकाई अंक को x मान लेंगे और दहाई अंक को y मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसका 9 गुना कर देंगे ना, तो इस संख्या को जो पलटने पर बनी संख्या, ठीक है। यहाँ पे संख्या को पलटने का मतलब होता है कि इकाई का स्थान दाईं पे कर दीजिए, दाईं का अंक जो होता है इकाई पे कर दीजिए, इकाई का अंक दाईं पे, ठीक है। यही मतलब होता है अंकों का पलटने का, और उसका 2 गुना कर देंगे, ठीक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग मान लेते हैं इकाई और दाईं का अंक।
माना दो अंकों रहेगा कि संख्या का इकाई यहाँ पे रहेगा, इकाई अंक बराबर हम x मान लेते हैं और उसका दो अंकों की संख्या का हम लोग दहाई अंक, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, दहाई अंक हम लोग y मान लेते हैं। तब हम लोग की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं, तब संख्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इकाई का अंक जो भी रहता है उसमें 1 का गुणा रहता है और दहाई के अंक में 10 का गुणा रहता है, ठीक है। दहाई का अंक आपका 10 है, ठीक है, मतलब यहाँ पे दहाई का अंक y है, y में क्या रहता है 10 का गुणा रहता है ना। तो यहाँ पे 10 गुणते हैं y और प्लस इकाई का अंक, ठीक है। जैसे देखिए यदि हम मान लेते हैं यदि कोई आपका संख्या 25 है, ठीक है, संख्या 25 है ना, इसको इकाई अंक और दहाई अंक करके लिखना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे इसमें इकाई का अंक क्या है 5 है और दहाई का अंक क्या है आपका 2 है, ठीक है। इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप इनको जोड़ेंगे तो अब ऐसा नहीं कर देंगे कि 2 + 5 आप जोड़ देंगे, ठीक है, तब तो 7 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका क्या होता है, इकाई के अंक में हमेशा 1 का गुणा रहता है और दहाई के अंक में 10 का गुणा रहता है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे आप ना, तो आपको योगफल कितना मिलेगा 25 मिलेगा, 10 में 2 गुणा कर देंगे 20 हो जाएगा, 20 × 5 = 25 मिलेगा, ठीक है। तो इकाई के अंक में 1 का गुणा रहता है, दहाई के अंक में 10 का गुणा रहता है और सैकड़े के अंक में 100 का गुणा रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से हज़ार का अंक रहेगा तो उसमें 1000 संख्या का गुणा रहता है। इसी प्रकार से हमने लिख दिया कि मान लिया कि 2 अंकों की संख्या थी तो उसमें इकाई का अंक हमने x मान लिया, ठीक है। इकाई के अंक में यहाँ पे 1 का गुणा रहेगा और दहाई के अंक में कितना 10 का गुणा रहता है, दहाई का अंक हमने y मान लिया तो y में 10 का गुणा रहेगा। तब हमने लिख दिया संख्या हम लोग की ही है, यहाँ पे 10y + x है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। अब हम लोग दो रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर हमको पहला समीकरण बनाने के लिए यहाँ पर हमें दे दिया गया है ना, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल, अंक किस अंक से मिलकर हम लोग की संख्या बन रही है, इकाई और दहाई से मिलेगा। तो कह रहा है ना इकाई और दहाई को आप जोड़ दोगे ना तो इसका योगफल कितना है 9 है। तो इकाई का अंक हमने यही माना है x माना है और दहाई का अंक हमने y माना है, ठीक है। तो इन दोनों अंकों को जोड़ने पर योगफल कितना 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो x प्लस यदि आप y को जोड़ रहे हैं, दोनों अंकों को जोड़ रहे हैं तो इनका योगफल 9 मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया, ठीक है। अब चले आ जाते हैं समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए। दूसरा समीकरण बनाने के लिए हमें दे दिया गया ना, यहाँ पे दिया हुआ है इस संख्या का 9 गुना। तो 9 गुना तो हम लोग कर देंगे, जो भी हम लोग की संख्या है 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे संख्याओं को यदि ना देखिए, जैसे मान लेते हैं आपकी ना 25 वाली संख्या है, यदि इसके अंकों का आप पलट दें, ठीक है, 25 को यदि आप पलट दें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 52 मिल जाएगा, है ना। तो जो आपका इकाई का स्थान था, ठीक है, अब देखिए अब इकाई का स्थान क्या हो गया 2 हो गया और दहाई का स्थान कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो इकाई का पहले आपका अंक था उसमें क्या हो गया आपका 10 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे अंक को आपने पलट दिया तो ये अब दहाई का अंक हो गया, ठीक है। और प्लस 2 में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो आपको 52 निकल कर आ गया, ठीक है। संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, ठीक है। यही संख्या हम लोग के मूल संख्या हम लोग के यही है 10y + x है। अब इसको पलट रहे हैं आप ना, संख्याओं के अंकों को पलट रहे हैं तो मतलब यहाँ पे जो इकाई का अंक है उसमें क्या हो जाएगा 10 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 10x मिलेगा। संख्याओं का अंक पलटने पर यहाँ पे इकाई के अंक में हमने 10 से गुणा कर दिया, जो इकाई का था वो दहाई को हो गया, ठीक है, इसलिए 10 से गुणा हो गया। और जो यहाँ पे दहाई का अंक था वो उसमें क्या हो जाएगा 1 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 10x + y हो गया, ठीक है। तो हमें दूसरी शर्त यही दिया था ना कि जो आपकी संख्या है, ठीक है, उसमें आप 9 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। जो आपकी संख्या है उसमें 9 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे 10y + x है, यही हम लोग की संख्या है ना, मूल संख्या हम लोग यही है। इसमें आपको 9 से गुणा करना है, किसके बराबर है, जो यहाँ पे अंकों को पलटने पर जो प्राप्त संख्या है उसका 2 गुना करना था आपको। इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा यहाँ पे 10x + y, ठीक है, इसके बराबर है। एक बार और दिखा देते हैं हमने किस प्रकार से किया। यहाँ पर आपको बोला था ना कि इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या हम लोग का यही था, संख्या यही ना, इकाई का अंक हमने x माना हुआ है और दहाई का अंक हमने y माना हुआ है ना। तो यहाँ पे तब हम लोग की संख्या क्या होगी, दहाई के अंक में 10 का गुणा हो गया, इकाई के अंक में 1 का, है ना, हम लोग की संख्या यही है। अब इसमें बोला था कि 9 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। देखिए यही बोला हुआ है यहाँ पे इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, और संख्या को पलटने से प्राप्त संख्या से, है ना, संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या हम लोग की यही थी, संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या यही था, इसके 2 गुना के बराबर था, ठीक है। देखिए यहाँ पे यह संख्या का 2 गुना है, तो यहाँ पर हमने कर दिया।
जो भी हम लोग की मूल संख्या थी उसमें 9 का गुणा कर दिया, और जो यहाँ पे संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या थे इसके 2 गुना कर दिया, है ना। ये दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ पर बस हम लोग इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। 9 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 9 दाम में 90 हो जाएगा, 90 यहाँ पे 9 दाम में 90 वाई प्लस यहाँ पे 9 यक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 2 का इसमें गुणा कर देंगे 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 यक्स, और यहाँ पे प्लस 2 वाई, ठीक है। चलिए सबको इधर ही कर देते हैं, ना यक्स का पद है और यहाँ पर वाई का पद है। चलिए सबको एक तरफ करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 वाई प्लस 9 यक्स, और यहाँ पे ऋण 20 यक्स ऋण 2 वाई बराबर इधर 0। अब यहाँ पर हम लोग घटाते हैं, देखिए यहाँ पर भी मतलब यक्स का पद है, अभी यह सजाती पद है, ये दोनों आपस में घटेंगे, विपरीत चिन्ह घट जाएगा, तो यहाँ पे ऋणात्मक वाली राशि अधिक है, ठीक है, तो इसी का वैल्यू बचेगा, ठीक है। ऋण 11 आपको बचा, ऋण 11 यक्स बचा, ठीक है। अब वाई के पदों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर ना 90 वाई है और यहाँ पे ऋण 2 वाई है, तो यहाँ पे विपरीत चिन्ह घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण आपको 88 मिलेगा, ठीक है। 90 में से 2 घटा देंगे तो 88 वाई बराबर 0। आप देख रहे हैं ना, इन दोनों पदों में से ऋण 11 उभयनिष्ठ है, तो ऋण 11 यदि आप उभयनिष्ठ ले रहे हैं, चलिए कोष्टक बना देते हैं। ऋण 11 यदि आप उभयनिष्ठ ले लेते हैं यक्स, यहाँ पे ऋण भी धनात्मक हो जाएगा, दोनों पद धनात्मक हो जाएंगे, यहाँ पे धन, यहाँ पे सिर्फ 8 वाई बचेगा बराबर किधर 0, ठीक है। अभी ऋण 11 के इसमें गुणा कर देंगे तो ऋण 11 एक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे तो जैसे चिन्हों का पहले गुणा होगा तो ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋणात्मक मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी धन और ऋण का गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक मिलेगा, 11 बटे 88 हो जाएगा, फिर यहीं आपको मिलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण 11 गुणा में बराबर भेज देंगे, भागा में हो जाएगा, तो 0 बटा ऋण 11 क्या हो जाएगा, सब 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे यक्स प्लस 8 वाई बराबर आपको 0 मिला, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समीकरण नंबर 2 मिला। अब हम लोग लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है। यहाँ पे अनुपात निकालेंगे तो 1:1 निकल कर आएगा, ठीक है। यहाँ पर अनुपात निकालेंगे, वाई गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ पे 1:8 निकल कर आएगा, है ना, जो कि दोनों अनुपात बराबर नहीं है, मतलब अस्तित्व है, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म का अस्तित्व है, हल आपको मिलेगा, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है। अब चलिए समीकरण को हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपली घटा देते हैं, हम लोग इसी समीकरण में से इसको घटा देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में से घटा देते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 में से, क्योंकि वाई का मतलब यहाँ पे यक्स का गुणांक आपस में बराबर है, ठीक है, यक्स का गुणांक बराबर है, इसलिए यहाँ पे किसी संख्या का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 2 को पहले हम लोग नोट करते हैं, तो यहाँ पे यक्स प्लस 8 वाई बराबर 0 है, ठीक है, यही समीकरण है। और समीकरण नंबर 1 हम लोग कहीं यक्स प्लस वाई बराबर 9 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं यक्स प्लस वाई बराबर इधर 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने घटाने पर लिखा है क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम था, है ना, तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा, यह भी ऋण हो जाएगा और यहाँ पर भी ऋण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गलती हुआ है, देखिए यहाँ पर 90 वाई था ना, 90 वाई में से 2 वाई घटाएंगे ना, धनात्मक वाली राशि अधिक है ना, धनात्मक बचेगा, ठीक है। 90 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पे धनात्मक हमें लिखना चाहिए, ठीक है, यह धनात्मक है, ठीक है। अब यहाँ से ऋण 11 उभयनिष्ठ लेंगे तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऋण 11 उभयनिष्ठ लिया तो यह ऋणात्मक हो गया, तो यहाँ पर भी ऋणात्मक ही रहना चाहिए और यहाँ पर भी यह ऋणात्मक ही होना चाहिए, यहाँ पर भी ऋणात्मक संख्या होना चाहिए। हमने देखा ना कि संख्या जो अंक था हम लोग का ना, यहाँ पे धन था तो अंश और हर में आने लगा, ठीक है, तभी हमें पता चला कि कहीं ना कहीं गलत हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर गलत हो गया था, यहाँ पे प्लस 88 वाई था, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे धन एक्स है और यहाँ पे ऋण एक्स है, ये घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये पद घट कर 0 हो गया। अब यहाँ पे ऋण 8 वाई है और यहाँ पे ऋण वाई है, आपको मिला ऋण 9 वाई, है ना, क्योंकि कोई इकाई और दहाई का अंक कोई अंश और हर में नहीं रह सकता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इसमें हम लोग है 0 और यहाँ पे ऋण 9 है, तो यहाँ पे ऋण 9 ही मिला आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण 9 वाई बराबर ऋण 9, अब ऋण 9 गुणा में है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं, गुणा में भागा में चला जाएगा, तो वाई बराबर ऋण 9 बटा ऋण 9 आपस में विभाजित हो जाएगा, ऋण गुणा की धनात्मक संख्या मिलेगी, 9 अंश और हर में विभाजित हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू आपको सिर्फ धन 1 मिला, ठीक है। अब इसका वैल्यू किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए समीकरण नंबर 1 में हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ये वाई बराबर 1 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो एक्स प्लस वाई बराबर 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे यक्स लिखते हैं प्लस वाई के स्थान पर 1 लिखते हैं, बराबर 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे धन 1 है, बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 1 हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है।
तो यक्स का वैल्यू आपको 9 में से घटकर 8 मिलेगा, ठीक है। तो यही है, इकाई का अंक आपको यही मिला, यक्स मिला, ठीक है, और दहाई का अंक आपको वाई मिला, ठीक है। देखिए यही था, यक्स का वैल्यू हमें 8 मिला हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं हम एक बार, यक्स का वैल्यू हमें 8 मिला और वाई का वैल्यू 1 मिला, ठीक है। तो यदि इसको हम लोग हल करेंगे ना, तो यहाँ पे 10 गुणते वाई के स्थान पर हमें वाई का वैल्यू 1 प्राप्त हुआ है ना, तो 1 प्रतिस्थापित कर देते हैं, प्लस यहाँ पे यक्स का वैल्यू 8, ठीक है। 10 में 1 का गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा, 10 और 8 जोड़ देंगे तो 18 मिलेगा, ठीक है। तब आपकी संख्या क्या है, 18 है, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या 18 है, ठीक है। तो इस प्रकार से थर्ड वाला प्रश्न भी हल हो गया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमें दे दिया गया है ना, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने यहाँ पे जो खजासी से 50 रुपया और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजासी मतलब कैशियर की बात कर रहा है, ठीक है, जो पैसा देता है बैंक में। 50 और से यहाँ पे 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल यहाँ पे 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि नोटों की संख्या, यहाँ पे 50 रुपये के नोटों की संख्या यक्स मान लेते हैं, और यहाँ पे और 100 रुपये के नोटों की संख्या वाई मान लेते हैं, ठीक है। और चलिए इनका योगफल कितना है, 2000 रुपया मतलब कुल वो प्राप्त किए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे पहले मानते हैं, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या यक्स तथा यहाँ पे 100 रुपये की बात कर रहा है, 100 रुपये की नोटों की संख्या वाई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जैसे प्रश्नानुसार दिया हुआ है ना, वैसे दो रैखिक समीकरण हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुल 2000 रुपये वो निकालने गई, उसने कुल 2000 रुपये प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या यक्स है और 100 रुपये के नोटों की संख्या वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार हम दो रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं, लिख देते हैं प्रश्नानुसार कुल रुपया कितना है, 2000 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे 2000 कुल बराबर है, ठीक है। तो किस प्रकार से ये बराबर होगा, देखिए यहाँ पर हम 50 है, 50 में यक्स का गुणा कर देंगे, ठीक है। 50 गुणते यक्स कर देंगे, यहाँ पे 50 में यदि हम लोग गुणा कर देंगे यक्स का ना, नोटों की संख्या पूरा गुणा कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ये पूरा ये पैसा प्लस यहाँ पे वाई में हम लोग, यहाँ पे ये 100 का है ना, तो यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 100 वाई बराबर यहाँ पे 2000 के बराबर होगा। तो यहाँ पे 50 गुणते यक्स कर दिया, यक्स है 50 के नोटों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे जितना 50 रुपये का तो एक नोट है, ठीक है। यहाँ पे नोटों की संख्या गुणा कर देंगे तो पूरा रुपया निकल कर आ जाएगा, है ना, कि 50 रुपये का नोट कितना रुपया बना रहे हैं, ठीक है। और वही है वाई है, यहाँ पे 100 के नोटों की संख्या था, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। 100 से गुणा कर देंगे यहाँ पे 100 के नोटों की संख्या से, तो आपको पता चल जाएगा कि 100 रुपये के मतलब कुल रुपया कितना है, 100 रुपये के नोटों से कुल कितना रुपया बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का योगफल कितना है, 2000 रुपये के बराबर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे तीनों, यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों पक्ष क्या है, 50 से विभाजित है, तो हम लोग 50 से भाग दे लेते हैं, है ना, या इसको करके लिख देते हैं, 50 से भाग देंगे तो यहाँ पर एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा। यहाँ पर भाग देंगे 50 से तो यहाँ पे 2 बार में विभाजित हो जाएगा, 2 वाई बराबर, यहाँ पे आप 50 से यहाँ पर भाग देंगे तो 1 जीरो समाप्त हो जाएगा, 5 चौको को 40 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर आपको हम भाग देकर दिखा देते हैं, यहाँ पे 2000 है, यदि इसमें आप 50 से भाग देंगे तो 1 जीरो समाप्त हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौको 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ 40 मिलेगा, ठीक है। और दूसरा समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें कथन दिया है ना कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोटों की संख्या यक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे 50 के नोटों की संख्या, यहाँ पे 100 के नोटों की संख्या, इनका योगफल कितना है, 25 है, हम लोग लिख देते हैं। यह भी दूसरा रैखिक समीकरण हम लोग का बन जाएगा, यक्स प्लस यहाँ पे वाई, इन नोटों की कुल संख्या कितना है, 25 है। इस प्रकार से हमने समीकरण नंबर 2 बना दिया, ठीक है। अब हमें इसको हल करना है विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। इसमें से हम लोग यहाँ पे पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आप A1 A2 यहाँ पर ना तुलना कर दें तो यहाँ पे 1/1 निकल कर आता है, ठीक है। यक्स के गुणांक 1/1 निकल कर आता या 2/1 निकल कर आता, ठीक है। यहाँ पे वाई का गुणांक है ना, तो आपस में बराबर नहीं रहता, तो यहाँ पे रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, यहाँ पर आपको केवल एक हल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर विलोपन विधि द्वारा हमने हल लिख दिया। अब यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा देते हैं, तो यहाँ पर है
यक्स प्लस 2y बराबर 40 है, यक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पे 25 है ना। दोनों का समान चिन्ह रहेगा तो हमेशा आप घटाएंगे, विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ दीजिए, ठीक है। दोनों का समान चिन्ह है इसलिए घटाना पड़ा। यहाँ पे ऋण है हो जाएगा, यहाँ पर भी ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ पर भी ऋणात्मक, यहाँ पे ऋण एक्स और यहाँ पे धन एक्स घटकर आपस में 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2y में से 1y घटा देंगे, है ना, क्योंकि इसका चिन्ह चेंज हो गया, ठीक है। तो सिर्फ आपको 1y मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 40 में से आप 25 घटा देंगे ना तो आपको 15 मिलेगा, है ना। तो y का वैल्यू आपको 15 मिला, ठीक है। वाई है क्या, 100 के नोटों की संख्या आपको मिल गया, ठीक है। 100 के नोटों की संख्या कितना है, 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे तो यहाँ पे यक्स का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 50 के नोटों की संख्या, जो कि आपका यहाँ पे 15 बना, दोनों का इक्वल 25 है, मतलब यहाँ पे 10 नोट है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वाई बराबर 15 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 25 है, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमने 15 ज्ञात किया, बराबर इधर 25 है, और यहाँ पर प्लस 15 बराबर को उधर जाएगा ऋण 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 25 से ऋण 15, एक्स बराबर 25 में से 15 घटा दीजिए, आपको 10 मिलेगा, है ना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पर एक्स जो था ये 50 के नोटों की संख्या था, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अतः यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या रहेगा, ये इसी को हमने एक्स माना था। 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 तथा 100 रुपये, रुपये का चिन्ह पहले बनाते हैं, 100 रुपये के नोटों की संख्या, यहाँ पे जो वाई हमने माना था, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, 15 है। 50 के नोटों की संख्या 10 है और यहाँ पे 100 के नोटों की संख्या कितना है, 15 है, ठीक है। और देखिए इस समीकरण में यहाँ पर रख के प्रतिस्थापित करेंगे ना तो आपको 2000 के बराबर मिलेगा, ठीक है। देखिए 50 है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 50 के नोटों की संख्या हमने 10 ज्ञात किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इसके जो वाई का वैल्यू था, जो 100 के नोटों की संख्या थी, इसका हमने 15 ज्ञात किया, ठीक है। तो यहाँ पर यदि बाएं पक्ष में यहाँ पर आप प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ पर ना, तो दाहिने पक्ष के बराबर आएगा, ठीक है। चलिए हम आपको ज्ञात करके दिखाते हैं। देखिए 50 गुणते है ना, यक्स है, यहाँ पे इसके नोटों की संख्या कितना है ना, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना था, 10, तो यहाँ पे 10 रख दिया हमने प्लस, और यहाँ पे 100 है, 100 के नोटों की संख्या कितना है, 15 है, ठीक है। तो यहाँ 15 गुणा करते हैं, यहाँ पे इसको हल करेंगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 2000 रुपये के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुणा कर देंगे 50 में, यहाँ पे 10 का, ठीक है, तो यहाँ पे 500 आ जाएगा, 500 हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे 15 में यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे तो 15 हो जाएगा और डबल जीरो लग जाएगा, ठीक है, 15,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ पे 1500 है, इसमें 500 जोड़ देंगे तो आपको 2000 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हल करने पर कितना आ रहा है, 2000 रुपये आ रहा है, मतलब हम लोगों ने सही ज्ञात किया हुआ है। तो इस प्रकार से हम बाएं पक्ष में प्रतिस्थापित करके एक्स और वाई का मान देखा ना तो आपके दाहिने पक्ष के बराबर आ गया, ठीक है। तो यही था, मीना को कैशियर 50 रुपये के नोटों की संख्या कुल कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 दिया हुआ है और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से चौथा प्रश्न भी हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 हम लोग को दे दिया गया है ना, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। कह रहा है कि पहले 3 दिन में ना एक नियत किराया ले लिया गया है, ठीक है, मतलब नियत रुपया ले लिया गया, फिर बाद में यदि प्रत्येक दिन के बाद प्रत्येक दिन के हिसाब से अलग चार्ज लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया सरिता ने यहाँ पे 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक है, 27 रुपये उसने दिया। चलिए, जब सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, ठीक है, 21 रुपये अदा किया। यहाँ पे नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग चलिए पहले मान लेते हैं कि 3 दिन का जो नियत किराया हो वो 100 रुपया, तथा यहाँ पे जो बाद में जो भी है 3 दिन के बाद प्रतिदिन का किराया उससे वाई रुपया मान लेते हैं, ठीक है। लिख देते हैं, माना पहले 3 दिनों का नियत किराया 100 रुपये हम लोग मान लेते हैं, बराबर यहाँ पे 100 रुपये हमने मान लिया, ठीक है। और इसके तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन की बात करते हैं, तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त
किराया वाई रुपया है, ठीक है, इसको हमने वाई रुपया मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न दिया वैसे हम लोग दो रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं, लिख देते हैं प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न को आगे पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया है ना कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना दिया हुआ है, 27 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसके लिए हम लोग समीकरण ज्ञात करते हैं, देखिए किस प्रकार से होगा। देखिए 7 दिनों तक कुल यहाँ पे पुस्तक सरिता रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिन का तो यही 100 रुपया लगेगा ना। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पहले जो 3 दिन है, ठीक है, पहले 3 दिन का उसका यहाँ पे 100 रुपया लगेगा, ठीक है, जो यहाँ पे नियत किराया है। पहले 3 दिन का लगेगा, फिर यहाँ पे 4 दिन का जो है यहाँ पे प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा, इस हिसाब से ये लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 दिन बचा है ना, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए 3 दिन के लिए क्या हो गया, 100 रुपया लगा, ठीक है, 3 दिन के लिए 100 रुपया, और यहाँ पे प्रत्येक दिन का हमने वाई माना हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो 3 दिन के बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया हमने वाई माना है, ठीक है। तो वाई में यहाँ पे 4 दिन तक लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पुस्तक को लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4 गुणित वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका किराया निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 दिन का प्रत्येक दिन का यहाँ पे किराया माना हुआ है, ठीक है। 3 दिन के बाद यहाँ पे प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया वाई माना हुआ है, तो यहाँ पे 4 दिन तक और लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि कुल इसने 7 दिन तक लिया हुआ है, तो 3 दिन का यहीं 100 रुपया लगेगा किराया, और यहाँ पे उसके बाद 4 दिन बचा, तो 4 दिन का यहाँ पे प्रत्येक दिन के हिसाब से किराया यहाँ पे 4 वाई, ठीक है, और कुल उसने कितना रुपया दिया हुआ है, 27 रुपया, तो यहाँ पे 27 हो गया, ठीक है। तो इसे हमने समीकरण नंबर 1 बना दिया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे दूसरी शर्त में हम लोग को दे दिया गया है ना, जब सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों, ठीक है, अब यहाँ पे कुल कितना दिनों तक लिया हुआ है, 5 दिनों तक सुशी ने लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना रुपया अदा किए हुए, 21 रुपया, ठीक है, तो 5 दिन है ना, तो यहाँ पर पहले 5 दिन को समझते हैं। देखिए पहले तो 5 दिन है ना, तो 5 दिन में तो 3 दिन यही निकल जाएगा, ठीक है। 3 दिन में सिर्फ कितना रुपया देगा, 100 रुपया देगी, जिसका नियत किराया है 3 दिन का, ठीक है। तो यह है इसमें, फिर बचा कितना दिन, 3 दिन तो इसी में चला गया, ठीक है। तो 2 दिन, ठीक है, 2 दिन का फिर किस हिसाब से लेगा, इसे प्रतिदिन के हिसाब से लेगा किराया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दिन का तो यहाँ पे इसमें 100 हो गया, ठीक है, प्लस अब बचा कितना दिन, 2 ही दिन बचा हुआ है, तो यहाँ पे 2 गुणते यहाँ पे वाई के हिसाब से लेगा, मतलब यहाँ पे प्रत्येक दिन का किराया यहाँ पे हमने वाई रुपया माना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुणते वाई हो गया, बराबर इसने कितना रुपया दिया हुआ है, 21 रुपया। चलिए ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 बना देते हैं ना। अब यहाँ पर यदि A1 A2 यहाँ पे रैखिक समीकरण के युग्म के व्यापक रूप से आप तुलना करते हैं, A1 x + B1 y + C1 बराबर 0 से ना। देखिए यहाँ पर A1 A2 का वैल्यू आपको 1/1 निकल कर आता है, ठीक है। यहाँ पर भी 1 का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी 1 का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे 1/1 निकल कर आता है। यहाँ पे B1 का वैल्यू आपको 4 निकल कर आता है, B2 का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 4/2 निकल कर आता है ना, मतलब यहाँ पे हल करते हैं तो 2/1 आता है, तो यहाँ पे अनुपात 1/1 है, यहाँ पे 2/1 है ना। तो यहाँ पे दोनों रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे A1 A2 बराबर नहीं है B1/D2, ये B2, यह अनुपात बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल, विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है, विलोपन विधि द्वारा हल लिखते हैं। चलिए यहाँ पे पहले इस समीकरण में से दूसरा समीकरण हम लोग घटा देते हैं, क्योंकि पहले से यहाँ पे x का गुणांक बराबर है, ठीक है, कोई भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम ही है, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे 4 लिख दिए हैं। चलिए यहाँ पर y लिख देते हैं, x + 4y है, पहला समीकरण बराबर यहाँ पे 27 है, ठीक है, यही है पहला समीकरण। और यहाँ पे दूसरा है x + 2y बराबर यहाँ पे 21 है, ठीक है। अब यहाँ पर घटाते हैं पहले समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 को, तो यहाँ पर सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा, यहाँ पर भी धन है तो ये ऋण हो जाएगा, यहाँ पे +x यहाँ पे ऋण x से घट कर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2y है धनात्मक, मतलब यहाँ पे 4y धनात्मक है, यहाँ पे 2y घटा देंगे ऋणात्मक है, घट जाएगा, तो सिर्फ आपको 2y मिला बराबर। यहाँ पे 27 में से 21 घटा देंगे तो आपको 6 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे 6 मिला। चलिए यहाँ पर बस यहाँ पे 2y ही बचा हुआ है, 2y बराबर यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 गुणा में बराबर उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, y बराबर यहाँ पे 6/2 मिला, ठीक है। यहाँ पर जब 6 में 2 से भाग देंगे तो y का वैल्यू आपको 3 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर y का वैल्यू तो हमें ज्ञात हो गया, अब इसको किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए, ठीक है। तो यही समीकरण नंबर 2 में ही प्रतिस्थापित कर देते हैं इसी में, ठीक है, लिख देते हैं y बराबर 3, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो x + 2y बराबर 21 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 2y का वैल्यू हमने 3 ज्ञात किया, बराबर यहाँ पे 21 है ना। तो यहाँ पे x + 3 × 6 बराबर यहाँ पे 21, यहाँ +6 बराबर उधर 75 कर देते हैं, ऋणात्मक हो जाएगा,
x बराबर 21 ऋण 6। तो यहाँ पर से घटाते हैं, तो यहाँ पे 21 में से 6 घटाएंगे तो आपको 15 ही मिलेगा। तो जो पुस्तकालय है ना, प्रथम 3 दिन का यहाँ पे x ले रहा है, मतलब यहाँ प्रथम 3 दिन के लिए 15 रुपया ले रहा है। इसके बाद यदि एक दिन भी यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पे 3 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से लेगा, ठीक है। 1 दिन 2 दिन का जितना दिन का आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से बाकी वो ले रहा था पैसा, ठीक है। लिखते हैं पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया यहाँ पे 15 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे प्रथम 3 दिन का किराया 15 रुपये है, तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया यहाँ पे 3 रुपये है, ठीक है। ये इसी को हमने y माना था, यहाँ पे 3 रुपया है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।